अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तालिबान ने आज एक बार फिर आलमी मीडिया के सामने अपना नुक्ता नज़र रखा है। हतमी हुकूमत से पहले अहम ओहदों पर तालिबान के नुमाइंदों की तैनाती का ऐलान किया है और वाज़ेह किया है कि अमरीकी अफवाज की वापसी की डेडलाइन में कोई तौसी नहीं होगी। साथ ही काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग और हलाकतों का इल्ज़ाम भी अमरीका पर आयद कर दिया है और फिलहाल अफगान शहरियों की काबुल एयरपोर्ट पर जाने पर पाबंदी भी आयद कर दी है। आज काबुल में मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि अमरीका से कहा है कि हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दीगर शहरियों को मुल्क छोड़ने की तरगीब ना दें। अफगान शहरियों को मुल्क में रहना चाहिए। हमें इन लोगों के टैलेंट की ज़रूरत है, उन्हें बैरून मुल्क ना लेकर जाएं। आपके निज़ाम में एक आम मुलाजिम के तौर पर काम करने के बजाय इन्हें हमारे मुल्क में माहिरीन के तौर पर काम करने दें। हम सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, सिर्फ गैर मुल्की एयरपोर्ट जा सकते हैं। अफगान शहरियों के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है क्योंकि वहाँ रश है और ख़तरा है कि लोग भगदड़ या फायरिंग से अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि जब भी रश होता है तो अमरीकी फायरिंग शुरू कर देते हैं, लोगों पर फायरिंग करते हैं। अफगान शहरियों से दोबारा दरख्वास्त करते हैं कि अपने घरों को लौटें, अपनी नौकरियों पर वापस आएं। आपके लिए कोई खतरा नहीं है। ख़वातीन के बाहर निकलने की आज़ादी और काम करने की इजाज़त के सवालात पर तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जवाब दिया कि तालिबान की सिक्योरिटी ख़वातीन के साथ बर्ताव से मुताल्लिक सही से तरबियत याफ्ता नहीं होती, तो इसलिए कभी कभार ख़वातीन को कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसलिए ख़वातीन से दरख्वास्त की है कि जब तक कोई तरीक़ाकार नहीं निकाल लेते तब तक घरों में रहें। ख़वातीन को इनकी नौकरियों से नहीं निकाला जाएगा, उन्हें उनकी तनख्वाहें अदा की जाएंगी। तरीक़ाकार पर काम कर रहे हैं कि ख़वातीन दोबारा काम पर जा सकें। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक मुल्क को कौम की खिदमत करने वाले इदारे फ़ाल हैं, तमाम अस्पताल मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं, लोगों का इलाज हो रहा है, सरकारी टीवी और रेडियो की नशरियात मुसलसल चल रही हैं, तमाम बैंकों ने आज़ादी के साथ काम शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि हुकूमत साजी का अमल जल्द मुकम्मल हो जाए। तमाम तालीमी इदारों ने भी काम करना शुरू कर दिया है। फ़ौज की तामीर न होगी, इसमें हमारे मुजाहिदीन और पहले से काम करने वाले लोग भी शामिल होंगे। अफगानिस्तान की नई कौमी फ़ौज की तश्कील का अमल जारी है। अफगानिस्तान की कौमी फ़ौज की तश्कील जल्द मुकम्मल हो जाएगी। लोग जल्द हमारे अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हैबतुल्लाह को देखेंगे और जल्द हुकूमत का ऐलान किया जाएगा। पंजशेर के मामले पर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि पंजशेर में थोड़े मसाइल हैं। हम अफगानिस्तान में किसी किस्म की जंग नहीं चाहते। जो लोग पंजशेर में हैं हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें 80% इस बात पर इत्मीनान है कि सूरत हाल काबू में आ जाएगी और जंग नहीं होगी। जो भाई पंजशेर में हैं हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, वो वापस काबुल आ जाएं और हमारे साथ भाइयों की तरह ज़िंदगी गुजारें। आपके लिए कोई ख़तरा नहीं है। उम्मीद है पंजशेर का मामला भी बातचीत से हल हो जाएगा और जंग की नौबत नहीं आएगी। अब अहम बात यह है कि पंजशेर वो इलाका है जहाँ तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ा मुजाहिमती गिरोह मौजूद है और वो तालिबान के मुकम्मल और एकतरफा कंट्रोल के खिलाफ है और गिरोह की सरबराही अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के पास है, जबकि अशरफ गनी हुकूमत के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह भी अहमद मसूद के साथ हैं। अफगान तालिबान ने पंजशेर को घेरे में ले लिया है और कोशिशें हो रही हैं कि दोनों गिरोहों के दरमियान मुसालहत का रास्ता निकल सके और जंग से गुरेज किया जा सके, लेकिन क्या ये मुमकिन होगा ये वक्त बताएगा। दूसरी तरफ ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आज वाज़ेह किया कि अमरीका और इत्तेहादियों की फ़ौज की वापसी की डेडलाइन 31 अगस्त है। इसमें तौसी नहीं करेंगे। ये अमरीका का अपना मुआहदा है। अमरीका को फिर पैगाम देते हैं कि वो मुकर्ररा वक्त पर अपने तमाम फ़ौजी अफगानिस्तान से निकाल ले। अगस्त तक इनखला मुकम्मल ना होने की सूरत में अपने नए लाए अमल का ऐलान करेंगे। अब तालिबान मुसलसल इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि गैर मुल्की फ़ौजियों को 31 अगस्त तक किसी भी सूरत में जाना पड़ेगा, वरना इसके नताइज होंगे। और एक ऐसे वक्त में तालिबान ये दावा कर रहे हैं जब अफगानिस्तान से हज़ारों गैर मुल्की और अफगान शहरियों की बाहिफाजत बैरून मुल्क मुंतकली से मुताल्लिक अमरीका समेत के मगरबी ममालिक पर दबाव है कि वो 31 अगस्त की डेडलाइन में तौसी करें। इस पूरे पस मंज़र में आज एक अहम पेशरफ सामने आई है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अपने आला इंटेलिजेंस अफसर को तालिबान की आला क़यादत से बराह रास्त बातचीत करने के लिए भेजा और आज काबुल में CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने तालिबान के डिफेक्टो लीडर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से खुफिया मुलाकात की है और ख़बरें हैं कि इस मुलाकात में अमरीकी इनखला की डेडलाइन यानी 31 अगस्त तक अमरीकी फ़ौज के इनखला का मामला भी ज़ेर बहस रहा, मगर आज तालिबान ने इस खबर की तस्दीक करने से इनकार कर दिया। बहरहाल वाशिंगटन पोस्ट समेत कई आलमी मीडिया पर CIA के सरबराह की मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से मुलाकात की खबर सुर्खियों पर है। सिर्फ यही नहीं, तालिबान के डिफेक्टो लीडर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर के अमरीका एक ऐसे तजर्बेकार शख्स से हुई है जो सिफारतकार रह चुके हैं और इस वक्त CIA के डायरेक्टर हैं। मुलाकात हुई है और CIA के डायरेक्टर की हैसियत से उनकी तालिबान डिफेक्टो लीडर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से मुलाकात को एक अलमिया कहा जाए या तालिबान के मुस्तकबिल से मुतालिक एक अहम पेशरफ समझा जाए, ये सवाल अमरीकी मीडिया भी उठा रहा है, क्योंकि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर वही हैं जिन्हें 11 साल पहले यानी 2010 में CIA और पाकिस्तान के मुश्तरका ऑपरेशन के नतीजे में गिरफ्तार किया गया और वो 8 साल तक पाकिस्तान में कैदी के तौर पर रहे और फिर 2018 में अचानक मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को रिहा कर दिया गया और फिर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने तालिबान की तरफ से अमरीका के साथ अमन मुआहदे में
एक बाकायदा तौर पर चीफ नेगोशिएटर के तौर पर हिस्सा लिया और अब तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हैबतुल्लाह के बाद मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्सियत समझा जा रहा है। और आज ही अमेरिका ने अमन मुआहदे से हटकर बराह रास्त तालिबान की आला क़यादत के साथ राब्ते का चैनल खोल दिया है। देखना होगा कि क्या अमेरिका अपने फौजी इनखला की तारीख में तोसी करेगा, क्या तालिबान इस हवाले से कोई नरमी दिखाएंगे या नहीं। मगर अभी तक तालिबान की तरफ से बार बार वाज़ेह किया जा रहा है कि 31 अगस्त से आगे डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी, जो कि मुआहदा है। साथ ही एक और मामला जो अफगानिस्तान से मुतालिक ज़ेर बहस है, वो मामला तालिबान की तरफ से मुखालिफिन को निशाना बनाने के इल्ज़ामात हैं। तालिबान के तर्जुमान ने आज भी वाज़ेह किया कि उनके पास मुखालिफिन को निशाना बनाने की कोई लिस्ट नहीं है। हम माजी को भुला चुके हैं, मगर आलमी इदारे मुसलसल इस हवाले से खदशात का इज़हार कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ CNN में इस हवाले से तफसीली खबर शाया हुई, जिसमें CNN ने एक अफगानी शहरी जो ट्रांसलेटर था, उसके भाई को अफगान तालिबान की तरफ से लिखे गए 3 खतूत तक रसाई हासिल की और उन्हें शाया किया। CNN के मुताबिक पहले ख़त में अफगान ट्रांसलेटर के भाई को कहा गया कि मुजाहिदीन की रिपोर्ट के मुताबिक तुम अमरीकियों की मदद करने के मुर्तकिब हुए हो। तुमने अपने भाई को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जो कब्ज़ा गिर काफिरों के लिए काम करता था, इसलिए अगली समात में पेश होकर अपनी मासूमियत साबित करो और गैर हाज़िरी की सूरत में एक फ़ैसला सुना दिया जाएगा जिस पर एतराज़ का हक़ नहीं होगा। फिर आगे रिपोर्ट लिखती है कि तालिबान ने फिर अफगान ट्रांसलेटर के भाई को दूसरा ख़त लिखा और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि तुम्हारी गैर हाज़िरी की सूरत में केस फाइल को शरिया कोर्ट में भेज दिया जाएगा और अगर तुम कसूरवार पाए गए तो सज़ाए मौत के हुक्म पर भी तुम्हें एतराज़ का हक़ हासिल नहीं होगा। फिर तालिबान ने अफगान ट्रांसलेटर के भाई को तीसरा ख़त लिखकर आगाह किया कि उसे मौत की सज़ा सुना दी गई है। यानी 3 महीने में 3 ख़त लिखे गए और एक शख्स को सिर्फ एक ट्रांसलेटर के भाई होने की हैसियत से मौत की सज़ा सुना दी गई इस खबर के मुताबिक। मगर आज एक बार फिर तालिबान ने वाज़ेह किया कि उनके पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, वो इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते, सबको आम माफ़ी दे दी गई है। अफगान तालिबान ने आज ये भी वाज़ेह किया कि बहुत जल्द हुकूमत का ऐलान कर दिया जाएगा। अब तक तालिबान मुखालिफिन को अपने साथ लाने में और मुत्तफ़िका हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। और कल हमारे प्रोग्राम में तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने दावा किया था कि हुकूमत के क़याम में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो मुखालिफिन की तरफ से हुकूमत में एक बड़ा हिस्सा मांगना है। अब देखना होगा कि तालिबान की हुकूमत का क़याम कब होता है। फ़िलहाल तालिबान सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अहम ओहदों पर तैनाती कर रहे हैं, जिसके मुताबिक तालिबान ने गुल आगा को अफगानिस्तान का नया वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर कर दिया है। सदर इब्राहिम को अफगानिस्तान का कायम मकाम वज़ीर दाखिला मुकर्रर कर दिया गया है। नजीबुल्लाह अफगानिस्तान के नए इंटेलिजेंस चीफ होंगे। मुल्ला शेरी को काबुल का गवर्नर तैनात किया गया है, जबकि हमदुल्ला नोमानी को दारुल हुकूमत काबुल के मेयर तैनात किया गया है। लेकिन क्या इन ओहदों के तैनाती से अफगानिस्तान की सूरत हाल कंट्रोल में आएगी? क्या वजह है कि अभी तक मामला संभल नहीं रहे हैं? क्योंकि जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल का इशारा दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि अगर फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं हुई तो सितंबर यानी अगले महीने के अख्तिताम तक अफगानिस्तान में खुराक का बहरान पैदा हो सकता है। यानी अमेरिका जिस तरह से अफगानिस्तान से निकल रहा है, इससे कई मसाइल ने जन्म ले लिया है। G7 ममालिक ने आज अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास किया है कि ममालिक के मुख्तलिफ खदशात हैं और पाकिस्तान इस हवाले से खदशात रखने में सर फहरिस्त है, क्योंकि अफगानिस्तान से कलअदम तहरीक तालिबान के दहशतगर्द फरार हो चुके हैं और अफगान तालिबान बार बार इस बात से लाइलमी का इज़हार कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने उन्हें कलअदम तहरीक तालिबान की कोई लिस्ट दी है या उनके अमीरुल मोमिनीन ने इस हवाले से पाकिस्तान की शिकायत दूर करने के लिए किसी कमीशन का ऐलान किया है। क्या सूरत हाल है? हमारे साथ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद होंगे, साथ ही ताहिर खान साहब जो आज काबुल में हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो तालिबान के तर्जुमान से सवालात भी कर रहे थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर खान साहब, पहले मैं आपसे पूछ लूँ, इस वक्त आप काबुल में ही हैं, सूरत हाल आपने देखी भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की, आपके ज़राए क्या कह रहे हैं? क्या वाकई तालिबान के दावा दुरुस्त है कि अब्दुल्ला हामिद करज़ई और दीगर स्टेक होल्डर ज़्यादा हिस्सा मांग रहे हैं, जबकि तालिबान का दावा है कि जी हमने फ़तह किया है, मिलिटरीली फ़तह किया है, हम ज़्यादा हिस्सा क्यों दें? इसकी वजह से एक मुश्तरका हुकूमत नहीं बन पा रही है। ये जो आपने इशारा किया बिल्कुल ये एक इशू है, ये गैर मुल्कियों की मौजूदगी भी इसकी ताख़ीर है हुकूमत साजी की। एक बात जो आपने किया कि हामिद करज़ई से, डॉक्टर अब्दुल्ला से, हिकमतयार से मुलाकातों में, हाँ हमने सुना, एक मैंने खुद सुना बात की, बल्कि डॉक्टर अब्दुल्ला के बड़े करीबी साथी से कि तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अब्दुल्ला ने उनको खबरदार किया है तालिबान को कि अकेले आप लोग हुकूमत नहीं चला सकते और जब तक आप सबको नुमाइंदे, तालिबान तो वो कहते हैं ना कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट, पश्तो में वो कहते हैं टोल शमूल हुकूमत, टोल का मतलब है कि सब शामिल उसमें होंगे। लेकिन जब हम तालिबान से पूछते हैं तो उनका वो जो आप कह रहे हैं कि सियासी लीडरशिप को शामिल करना, इस तरफ वो नहीं आ रहे, बल्कि उनकी जो तशरीह वो हमारे साथ जब बात करते हैं और वो अपना मौक़िफ़ देते हैं तो वो यही है कि जो तमाम अक़वाम हैं अफ़गानिस्तान में उनको शामिल करेंगे और जो शख्सियात हैं, हम उसने ये नहीं होता है कि सियासी शख्सियात, और जब उनका ज़्यादा फोकस वो कहते हैं कि उनका पेशावर जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो मसलकी लोग हैं, जो अपने डॉक्टर, इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकानमी उस तरफ, तो उनका यही। लेकिन मेरा भी नहीं ख्याल ज़ाती कि वो शुरू में, आपने ठीक कहा
कि वो कहेंगे कि 20 साल तो हमने लड़ाई की है, हमने गैर मुल्कियों को मजबूर किया जाने का, तो वो क्यों किसी को इतना हिस्सा देंगे। बहरहाल वो भी जारी है, मशवरे भी जारी है, लेकिन सबसे जो मैंने जो तालिबान से सुना है हुकूमत साजी में ताखीर का, वो यही कह रहे हैं कि जब तक गैर मुल्की अफवाज मौजूद हो तो उनकी नज़र में ये उसी जारहियत का, जिसको जारहियत तालिबान कहते हैं, ये उसी का तसलसल होगा, तो वो नहीं चाहते। लेकिन उनके मशवरे रोजाना जारी हैं काबीना पे भी। और आज उनसे पूछा गया कि आपके सब लोग आ गए बाहर, तो आपके अमीर कहाँ हैं, तो तालिबान तर्जुमान ने कहा कि वो बहुत जल्द वो भी सामने आ जाएंगे। अब मुझे ये बताइएगा कि ज़रा अहमद शाह मसूद के बेटे से पंजशेर में जो मसाइल हैं उसको तालिबान अहमियत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं कि कोई मसला नहीं है, निमट जाएगा, आप जब खुद अब प्रैक्टिकली अमली तौर पर सूरत हाल देख रहे हैं, आपके ख्याल में वाकई खाना जंगी का कोई खतरा नहीं है, सूरत हाल कंट्रोल में है? खाना जंगी का तो बिल्कुल भी खतरा नहीं है। ये हम सुनते थे पहले कि खाना जंगी होगी। जनरल दोस्तम और अताम मंदूर बल्ख सूबे के गवर्नर, जिसका मज़ार शरीफ कैपिटल है, कि वहाँ पहुँच गए हैं, वो वहाँ पर बड़ी मुज़ाहमत करेंगे। लेकिन वो आए, बिल्कुल रोड पे आ गए थे, दूसरे दिन वो मौजूद नहीं थे। इस्माइल खान साबिक गवर्नर हेरात का, वो मैदान में आए, उनकी तस्वीर लोगों ने बहुत शेयर की, उसकी वीडियो वायरल हो गई। और वो ताजिक लीडर भी है जमीयत इस्लामी के और गवर्नर भी रहे हेरात के। तो 2 दिन बाद वो भी सरेंडर हो गए। खाना जंगी इसलिए नहीं है कि खाना जंगी तो अब सारे सूबे, तो शुमाल के, मगरिब और सब मशरक के, तो तमाम तालिबान के कंट्रोल में है, काबुल उनके कंट्रोल में है। तो अब तो मुज़ाहिमत रही नहीं, तो ज़्यादा लोग तो चले गए। पंजशेर तो पहले ज़िला था और बड़ा छोटा सा इलाका है। हाँ, पंजशेर की बिल्कुल मुश्किल है उस पर कंट्रोल करना, क्योंकि तालिबान के पिछली हुकूमत में वो कंट्रोल नहीं कर सके थे। रूसी भी वहाँ ज़्यादा नहीं लड़ सके थे, उनकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो तो वही है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में तालिबान के तर्जुमान तो मुतमईन थे और कोशिश कर रहे हैं कि वो बगैर जंग के। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि तालिबान ने पंजशेर को घेरे में लिया है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें दबाव बढ़ाएंगे। और मुमकिन है कि एक वक्त आ जाए कि पंजशेर भी तालिबान के कंट्रोल में पंजशेर भी आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारिजा अहमद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त सेंट्रल एशिया के दौरे पर हैं, इसी हवाले से हैं। शाह साहब, पाकिस्तान का भी कहता रहा है कि जी हम चाहते तमाम स्टेक होल्डर्स की रिप्रेजेंटेशन हो अफ़गान हुकूमत में। पाकिस्तान इस हवाले से किरदार भी अदा करने की कोशिश कर रहा है, मगर तालिबान का ये दावा कि मामला इसलिए नहीं तय पा रहे हैं क्योंकि जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, हामिद करज़ई हों, अब्दुल्ला हों, दीगर जो एथनिसिटीज़ हों, वो नहीं मान रहे हैं और वो ज़्यादा हिस्सा चाहते हैं। और हम ज़्यादा हिस्सा क्यों दें? आपको लगता है, उम्मीद है कि कोई सेटलमेंट हो पाएगी? देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स बसते हैं, उन एथनिक ग्रुप्स को एहसास शमूलियत दिलवाया जाए, एक ब्रॉड बेस्ड इंक्लूसिव इंटरिम सेट बन जाए जिस पर अफगानिस्तान के लोगों को भी एतमाद हो और दुनिया में भी उसको एक्सेप्टेबिलिटी हो। जितनी उस इंटरिम सेटअप की एक्सेप्टेबिलिटी बेहतर होगी, उतनी कल को उनकी, फर्ज कीजिए रिकग्निशन का मरला आता है, उतनी आसानी होगी उनके लिए। अब सवाल ये है कि पावर शेयरिंग कैसे होनी चाहिए। अब ये फैसला पाकिस्तान नहीं कर सकता, ये अफगानों का फैसला है, उन्होंने बैठकर तय करना है। यही तो क़यादत आजमाइश है कि वो किस तरह इन नाजुक लम्हात में किस तरह वो अपना लीडरशिप शो करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं, लचकदार रवैया अपनाते हैं एक बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर वो छोटी छोटी चीजों में उलझ गए तो जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है, जो अफगानिस्तान की आवाम चाहती है, अमन और तहफ़्फ़ुज़, वो दूर हो जाएगा। तो पाकिस्तान तो उनको मशवरा दे सकता है और हम नेक नियति से उनकी भलाई में उनको मशवरा देते हैं, फैसले तो उन्होंने करने हैं। मसला है कि अमेरिका बीच से निकल गया है। अब अगर दोनों ग्रुप्स में आपस में इत्तेफाक नहीं होता तो फिर क्या होगा? अब शुमाली इत्तेहाद की लीडरशिप भी पाकिस्तान आई थी, तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सकता है और उम्मीद की जा सकती है कि ये मसला हल हो जाएगा। शायद देखिए, फर्ज ये है कि टाइम तो लगता है। एक देखिए ना, एक माजी में एक ट्रस्ट डेफिसिट रहा है, माजी में वो एक दूसरे के बरक्स चलते रहे हैं, तो अब उसको गैप को मीट करने में वक्त लगेगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी वक्त लगता है। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि गुफ्तगू का आगाज हो चुका है और
जो इस वक्त अल्लाह का करम हुआ है पूरे हम पर बिलखुसूस और खित्ते पर कि कोई जो काबुल का टेकओवर भी हुआ है उस पर कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली, कोई लोगों की जान जो है जाने जाया नहीं हुई। तो ये पॉजिटिव चीजें हैं। और उसके बावजूद तालिबान की लीडरशिप और ये जो दीगर हजरात हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला हैं, करजाई साहब हैं, गुलबदीन साहब हैं, अहमद मसूद है, उनके आपस में गुफ्तगू शुनीद हो रही है। ये जो अर्स्टवाइल नॉर्दर्न अलायंस के लीडर्स आए हुए थे, जब उनसे मेरी बात हुई तो उनकी जो इंडिकेशंस थी वो भी एक इंक्लूसिव सेटअप के हामी थे। अब वहाँ कौन हो, किस तादाद में हो, ये डिटेल्स हैं जो उन्हें बैठ के तय करनी है। अगर प्रिंसिपल ये तय हो जाए ना, हमने गुफ्तगू शुनीद से आगे बढ़ना है, हमने वायलेंस को रद्द करना है, हमने एक इंक्लूसिव अप्रोच अपनानी है, हमने बुनियादी हकूक का एहतराम करना है। अगर ये असूल तय हो जाए तो बाकी तफसीलात अपनी जगह बैठ जाएंगी। सर ये बताइए, तालिबान बार बार यकीन दहानी करा रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे पाकिस्तान में किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए। पाकिस्तान को इत्मीनान है या तशवीश है अभी? देखिए, हमें तशवीश तो है। हमें तशवीश ये है कि टीटीपी अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करती आई है पाकिस्तान के खिलाफ। हम अशरफ गनी हुकूमत से भी ये तकाजा करते थे, हाँ, अफगानिस्तान में जो उनकी आजगाहें हैं, पनाहगाहें बनी हुई हैं, आपके सामने हैं, आप उनका नोटिस दीजिए। और आप कहते हैं कि हम अपनी सरजमीन को दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो आप अमली इक़दाम उठाएं। वो हमारी बात सुनते थे लेकिन अमल नहीं करते थे। बदकिस्मती से वो एक नेक्सस था, एक रॉ का, एनडीएस का नेक्सस था, और वो नेक्सस था पाकिस्तान को मुसलसल दबाव में रखने के लिए। आज हम तवक्को करते हैं जो नया सेटअप आएगा जिसमें हमा किस्म के लोग होंगे, उन सब के साथ हम इंगेज कर रहे हैं, सबसे हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तालिबान के अलावा दीगर अफगान जो कायदीन हैं, हम उनके साथ भी अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात और नेक ख्वाहिशात रखते हैं। तो वो हमारी बात पर तवज्जो करेंगे और वो लोग जो पाकिस्तान को निशाना बनाते रहे हैं उनकी बेखतरी करेंगे और हौसला शिकनी करेंगे। मगर शाह साहब, पिछले दिनों बहुत से जो पाकिस्तानी तालिबान हैं वो जेल से रिहा हो गए, फिर उन्होंने पाकिस्तानी तालिबान की रैंक में भी ज्वाइन किया, उस हवाले से भी खबरें आई। तो पाकिस्तान ने क्या कोई लिस्ट दी है, जैसे कि इतलात हैं अफगान तालिबान को पाकिस्तानी तालिबान की? और क्या मुल्ला हैबतुल्लाह ने इस हवाले से कोई यकीन दिलाया है या कोई कमीशन बनाया है कि जो भी पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाएगा? देखिए, हमारी जो हमारी तशवीश है और जो लोग हमें दरकार हैं उनसे वो वाकिफ है। अब बिल्कुल हमें एक हैरानी हुई कि वहाँ जो साबका हुक्मरान थे, जब उन्होंने वहाँ से वो इनखला किया, मुल्क छोड़ के चले गए, तो अब जो वहाँ जो सरकारी लोग थे उनको चाहिए था ना कि वो किसी को जिम्मेदारी सौंप के जाते। अब वो तो चले गए, अब वो जेलों में कैदी हैं, तो वो किसके हवाले करके गए, किसको जिम्मेदार ठहरा के गए? उसमें कई किस्म के लोग थे, उसमें मतलूब लोग थे, उसमें ऐसे लोग थे जो जिनके ताने बाने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ते हैं, और अगर वो रिहा हो गए और वो आजादाना तौर पे फिरते रहे तो वो खतरनाक हो सकता है। फर्ज कीजिए वो जाके वहां कोई कार्रवाई कर देते हैं, जिस तरह अब काबुल है, वहां इवैक्यूएशन का मरना जारी है, हजारों की तादाद में आम बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े बैठे हैं, उनको निशाना बना लेते हैं, और उसके आप देखते हैं कितने उसके टेरिफाइंग और हॉरिफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये सब चैलेंजेस हैं जो हमारे सर पे मंडला रहे हैं। हम अपने वसाइल और अपनी कोशिशें बरूए कार लाते हुए कोशिश कर रहे हैं कि हम एक मुस्बत रोल अदा करें और एक रिस्पॉन्सिबल हमसाया का किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक। एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तानियों का डेटा महफूज है या नहीं? FBR का डेटा हैक हुआ
उसके बाद FBI के चेयरमैन बदले गए हैं। डॉक्टर वक़ार मसूद जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी थे वो मुस्ताफ़ी हुए हैं, मगर मामला बड़ा है, बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं। इस पर सारी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी टीम बन नहीं पा रही है। जब से तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई है, वज़ारत ख़ज़ाना और FBI में मुसलसल तब्दीलियाँ हो रही हैं। 3 साल में अब तक 4 वज़ीर ख़ज़ाना, 6 FBI के चेयरमैन और 3 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। मुसलसल तब्दीलियाँ हो रही हैं और आज ही हुकूमत ने FBI का चेयरमैन तब्दील कर दिया और डॉक्टर अशफाक को FBI का नया चेयरमैन बनाने का ऐलान कर दिया। और आज ही वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए रेवेन्यू और ख़ज़ाना डॉक्टर वक़ार मसूद ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और इस सबसे जुड़ा FBI का डेटा हैकिंग स्कैंडल है जो 14 अगस्त को सामने आया। यह स्कैंडल कई सवालात उठा रहा है। साथ ही वक़ार मसूद की वज़ीर ख़ज़ाना से इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी डॉक्टर वक़ार मसूद ने इस्तीफ़ा दे दिया और उनके इस्तीफ़े की वजह वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन से इख्तलाफात हैं। वज़ीर ख़ज़ाना समझते हैं कि डॉक्टर वक़ार मसूद आज़ादाना तौर पर फैसले कर रहे हैं और अहम फैसलों में उन्हें एतमाद में नहीं लिया जा रहा, जबकि डॉक्टर वक़ार मसूद का शिकवा है कि उनकी सिफारिशात नज़रअंदाज की जा रही हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने इन सिफारिशात को अहमियत नहीं दी। इसके अलावा FBI के डेटा हैक होने के मामले को भी डॉक्टर वक़ार मसूद और शौकत तरीन में इख्तलाफात की वजह करार दिया जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते FBI का डेटा हैक कर लिया गया था और 72 घंटे के लिए FBI का निज़ाम बैठ गया था, जिससे एक बहरानी सूरत हाल पैदा हो गई थी। फिर FBI ने दावा किया कि सिस्टम बहाल कर दिया गया है, मगर कई सवालात उठ रहे हैं जिनके जवाब जानना अवाम का हक है, क्योंकि अवाम का डेटा FBI के पास है। पहला सवाल यह है कि क्या FBI एक अपग्रेडेड और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा था? दूसरा सवाल यह है कि जब हैकिंग हुई तो कितना और किस नौयत का डेटा हैक किया गया? तीसरा सवाल यह है कि क्या पूरा डेटा रिकवर कर लिया गया है या नहीं किया गया है? चौथा सवाल यह है कि क्या पूरा डेटा महफूज है या उसमें रद्दो बदल किया गया है? पांचवा सवाल यह है कि कितना डेटा चोरी हुआ और कहीं पाकिस्तानियों की अहम असासों और ट्रांजैक्शंस की मालूमात चोरी करके कहीं और तो शेयर नहीं कर दी जाएंगी? छठा सवाल यह है कि FBI ने यह मालूमात कब डॉक्टर वक़ार मसूद को बताई और कब ये मालूमात वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के इल्म में लाई गई? क्या उन्हें एक लंबे अरसे तक ला इल्म रखा गया? सातवां सवाल ये उठता है कि वज़ीर-ए-आज़म को इस हवाले से कब आगाह किया गया और ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए आइंदा क्या इक़दामात किए जाएंगे और मज़ीद किन शख्सियात के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? आठवां सवाल यह है कि क्या डॉक्टर वक़ार मसूद और चेयरमैन FBI की तब्दीली की यही वजह है या वजूहात कुछ और हैं? इस स्कैंडल के हवाले से शाया होने वाली शहबाज राना की खबर के मुताबिक पाकिस्तान के खुफिया इदारे ने FBI को मुमकिन साइबर अटैक के खतरात के हवाले से पहले ही खबरदार किया था, मगर इस वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया गया और नतीजतन FBI की 360 यानी तकरीबन आधी मशीनें हैक कर ली गई थी। और खबर के मुताबिक कुछ माह पहले ही अपने ओहदे पर आने वाले चीफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर ने भी FBI के निज़ाम में कमजोरियों और मुमकिन हैकिंग से खबरदार किया था, मगर उसे भी नज़रअंदाज कर दिया गया। खबर के मुताबिक हैकर्स FBI के सिस्टम में गुज़िश्ता कुछ दिनों से घुसने की कोशिश कर रहे थे और ये वार्निंग भी दे दी गई थी कि FBI के डेटा पर एक संजीदा साइबर अटैक का खतरा है, मगर FBI की इंतजामिया इन वार्निंग्स को नज़रअंदाज करती रही और बिलाखिर हैकर्स कुछ डेटा तक रसाई में कामयाब हो गए। गुज़िश्ता बरस 23 मार्च को भी FBI के डेटा सेंटर पर साइबर हमला हुआ, मगर हैकर्स कामयाब नहीं हुए थे, मगर इस दफ़ा वो सिस्टम में दाखिल होने में कामयाब हो गए। खबर के मुताबिक FBI के डेटा सेंटर में खरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस की तफसीलात के साथ साथ शहरियों की दौलत, आमदनी और अखराजात की तमाम तफसीलात होती हैं और इसमें लोगों की ज़ाती और बिजनेस ट्रांजैक्शंस का डेटा भी होता है। शहबाज राना की खबर के मुताबिक FBI पर बदतरीन साइबर हमले की वजूहात में इदारे की गफलत और फरसूदा IT आलात और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सामने आया है। FBI ने यह हकीकत जानने के बावजूद अपने सॉफ्टवेयर और आलात को अपग्रेड करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की और हैकर्स ने उसके डेटा सेंटर्स हैक कर लिए। आलमी बैंक ने 2 साल पहले FBI के निज़ाम को अपग्रेड करने के लिए $80 मिलियन कर्ज की मंजूरी दी थी। खबर के मुताबिक प्राल के ओहदेदार ने वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन से मुलाकात का दावा किया था और कहा था कि शौकत तरीन ने IT सिस्टम की बहाली पर उन्हें मुबारकबाद दी है। ताहम शौकत तरीन ने बताया कि वो साइबर हमले की सूरत में कोई भी कार्रवाई करने से पहले तीसरे फरीक की राय लेंगे। क्या वजूहात हैं, क्या हो रहा है? सीनियर साफ़ी शहबाज राना हमारे साथ मौजूद है। शहबाज राना, आपने ही तफसील से ये हैकिंग का मामला भी कवर किया है, इन इख्तलाफात को भी आप करीब से देख रहे हैं। सबसे पहले क्या ये हैकिंग का मामला को बहुत संजीदा हुकूमत ले रही है? इसकी तह तक अभी भी पहुंचा गया है? पूरे पाकिस्तानियों का इसमें डेटा मौजूद है, ट्रांजैक्शंस का डेटा, इनकम स्टेटमेंट्स, एसेट्स, वेल्थ स्टेटमेंट सब मौजूद है? देखिए शाहज़ेब खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका।
ये किस हद तक हैकिंग ने सिस्टम को डैमेज किया है ये गालिबन अभी तक हमें पता नहीं है। इसकी मिसाल एक ले लें सबसे बड़ी कि अभी तक तकरीबन ऑल्दो ये FBI के एक उसका दावा है कि सिस्टम उसने रिस्टोर कर दिया है। जो मेरी आज वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब से बात हुई, उन्होंने ख़ुद मुझे बताया कि 90% तक अभी तक सिस्टम रिस्टोर हुआ। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि डैमेज कितना हुआ है। इसमें जो अगर आप स्टार्ट पे जाएं, जब जुमे की रात को ये सिस्टम हैक हो गया था और हफ्ते की सुबह जब मुझे पता चला और मैंने FBI के जो स्पोक्स पर्सन थे उनको सवालात भेजे, उस वक्त तक FBI बल्कि रात 10 बजे तक हफ्ते तक इसको छुपाता रहा और उसने इसके ऊपर कोई भी मुझे भी उसने जवाब आज तक नहीं दिया मेरे सवालात का। तो जब फिर सब संडे को जब ये स्टोरी छपती है, अखबार में आती है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, उसके बाद जाके फिर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब जो हैं उनको पता चलता है कि ये हो गई है हैकिंग और उसको ये कवर अप कर रहे थे। और इस हद तक ये कवर अप कर रहे थे, जब शौकत तरीन साहब ने इनसे पूछा कि ये हैकिंग हुई है उसका क्या स्टेटस है, डैमेज कितना है, टू आंसर योर क्वेश्चन, तो FBI ने बताया कि हम इसको अतवार तक जो है फुली इसको रिस्टोर कर देंगे। तो वो जो अतवार है वो आज तक नहीं आई। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक डैमेज हो चुका है। दूसरा, एक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो हाइपर-वी लिंक माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर था, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये यूज़ कर रहे थे, इनके पास वो लाइसेंस वाला जो सॉफ्टवेयर था वो नहीं था। दैट मीन्स कि जो उसकी फायरवॉल्स थी वो प्रोटेक्ट उस तरह नहीं थी इफेक्टिव जिस तरह एक आप पेड आपके पास एक सर्विस होती है। देन अगेन सिर्फ यहाँ तक बात महदूद नहीं रहती, जब इनको बुध वाले दिन ये वार्निंग जो खुफिया एजेंसी की तरफ से आई थी और टॉप लेवल से आई थी कि आपके सिस्टम के ऊपर अटैक हो सकता है, तो आप इसको सीरियस लें, जिसमें एक ऑप्शन ये भी थी कि आप सिस्टम को बंद कर दें। तो बजाय सिस्टम को बंद करने के उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा सर्विलेंस लगा देते हैं। दैट मीन्स कि आप जो डाटा की उसकी जो ट्रैफिक है उसकी जो डाटा की आप मॉनिटरिंग करना शुरू कर देते हैं। बट दैट वाज नॉट द सोल्यूशन। जब आपका सिस्टम रात 12-1 बजे के बाद हैक होना शुरू होता है, एक वो मशीन आपकी जो हैकर है वो बंद करता जा रहा है। अबाउट 356 से कोई 360 मशीनें उसने जो वो बंद कर दी या उसका डाटा डिलीट कर दिया व्हाट्सोएवर। अब किस हद तक वो डाटा जो डिलीट हुआ है ये आज तक हमें नहीं पता। अगेन मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, ये उसी वक्त पता चलेगा जब इसकी रिपोर्ट आएगी और उसको ट्रांसपेरेंटली इसको पब्लिक किया जाएगा। 360 मशीनों की उसकी क्या अहमियत है, ये नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। FBI की जो टोटल वर्चुअल मशीन है ये तकरीबन कोई 700 के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। तो उसमें तकरीबन ये आधी जो मशीन है वो बंद थी। तो 50% ऑफ द जो इसका सिस्टम था वो उन्होंने बंद कर दिया था, हैकर्स ने उसको हैक किया और बंद किया है, उसमें डाटा डिलीट किया है। तो दिस इज़ दी ओवरऑल सिचुएशन ऑफ दी हैकिंग। और फिर एक जब काम हो जाता है, जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आपको वार्न कर देती है कि दिस कैन हैपन टू यू, वो उसको फिर आप कवर अप करते हो। अगर मीडिया उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है तो आप ये खोज लगाने बैठ जाते हो कि खबर कहाँ से लीक हुई है। जब फाइनेंस मिनिस्टर पूछता है तो आप उसको मिसगाइड करते हो कि जी डैमेज किस हद तक हुआ है। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल जो एक्शन आज हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है और चेयरमैन FBI का था, इसके ऊपर जाना बनता था। लेकिन शाहजेब खानजादा साहब जो कहानी वो यहाँ पर मुकम्मल नहीं होती। FBI के अंदर एक चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो हायर हुए हैं वर्ल्ड बैंक के लोन की मनी से। मुझे किसी की सैलरी के ऊपर एतराज़ नहीं है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से बंदा लोगे तो आप उसको प्राइवेट सेक्टर के ऊपर पे करना पड़ेगा। उसकी जो सैलरी है 10 टाइम्स मोर देन द चेयरमैन FBI। लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो फिर वाई ओनली चेयरमैन FBI। जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द प्राल, जो कि आपकी बैकबोन है आपके FBI के डेटाबेस की, वो। और फिर जो सबसे बड़ी बात है, जो चेयरमैन प्राल के बोर्ड के हैं इन सब के ऊपर भी जिम्मेदारी आती है कि इन्होंने क्या किया है। सिस्टम को रिस्टोर करना, इफेक्टिवली रिस्टोर करना, ये बात की बात है। लेकिन इससे पहले एक सोल सर्चिंग शुरू हो जानी चाहिए थी कि ये हमारे ऊपर साइबर अटैक आया और हम इसको क्यों नाकाम हम नहीं कर सके, ये क्यों हमारा इतना बड़ा पाकिस्तान की तारीख का गालबन ये सबसे कामयाब साइबर अटैक था। तो अगर आप ये कहेंगे कि दुश्मन ने अटैक किया है, ये भी नहीं कह रहे कि भारत ने किया या किसने किया है, लेकिन प्राइवेटली कह रहे हैं कि दुश्मन ने अटैक किया है, तो हम उसको कामयाब ये मान के कि अटैक हो गया, हम उसको खुश होने का मौका नहीं देते। तो मेरा ख्याल है हम शायद अहमकों की जन्नत में रहते हैं। जिसने अटैक किया उसको पता है जो ब्लैक वेबसाइट है उसके ऊपर अगर आपका डाटा फ़रोख्त हो रहा है, $30,000 की वहाँ पर आपकी रेट लग रहा है कि जो आप एक्सेस सिस्टम तक ले लें। और एक्सेस कोई सिर्फ आपको पासवर्ड तक शाहजेब खानजादा साहब नहीं देता, एक्सेस देने का मतलब है इसके पीछे एक डाटा भी है। तो जो आपका बुनियादी सवाल था कि क्या मेरा और आपका डाटा जो है वो एक्सचेंज हो सकता है, क्या मेरा और आपका डाटा डिलीट हो सकता है, बिजनेस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, वेल्थ स्टेटमेंट होती है, ये हर किसी के लिए नहीं होती। तो इन सारे सवालात के जवाब चाहिए और ये जो सवालात हैं ये चेयरमैन FBI के रिमूवल से ख़त्म नहीं हो जाते।
ये बड़े अहम नकात हैं जो आपने उठाए हैं। मुझे ये भी बताएगा कि फिर ये वजह भी इख्तलाफ की वजह बनी और उनके इस्तीफे की वजह बनी डॉक्टर वक़ार मसूद के शौकत तरीन साहब को लाइन रखा गया सारे के सारे मामले से, और उन्हें पता था, या और भी वजूहात थी जिसकी वजह से इख्तलाफात हुए और वो उन्होंने इस्तीफा दिया? मेरा ख्याल है कि डॉक्टर वक़ार मसूद खान साहब का ऐसा जिसमें डायरेक्ट आई डोंट थिंक उनका कोई रोल बनता है। अगर उनको इस चीज़ का जिम्मेदार भी ठहराया जा रहा है तो ये गलत होगा, क्योंकि ऐसे टू पीएम की कोई कानूनी या आईनी हैसियत नहीं है। वो एक उनके एडवाइजरी पोजीशन होती है। दिस वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द प्राल, और सबसे बढ़कर चेयरमैन एफबीआर की, कि वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाते, उनको ब्रीफ करते कि ये हो चुका है, उसके बाद उनसे गाइडेंस लेते। जो डॉक्टर वक़ार मसूद खान साहब का उनका जो इस्तीफ़ा आया है, ये कहानी मेरा ख्याल को 2 माह पहले से सिलसिला शुरू हो गया था। कुछ इनके आपस में जो इख्तलाफात थे वो टॉप लेवल के ऊपर, कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग के इश्यूज़ और बाकी जो मामला थे, कुछ अपॉइंटमेंट्स जो हुई इंक्लूडिंग सेक्रेटरी फाइनेंस, तो ये वो सारी चीज़ें थी। और फिर जो उनके काम करने का अंदाज़ था दोनों का मुख्तलिफ था, उसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर भी सवालात थे, तो वो वजूहात बनी है। इसको अगर आप कहेंगे कि हैकिंग की वजह से डॉक्टर वक़ार मसूद खान साहब को कहा गया कि आप रिज़ाइन कर दें, या उन्होंने रिज़ाइन किया है, तो आई डाउट कि ये कोई मुनासिब स्टेटमेंट होगी। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हुकूमत इस सब की तह तक भी पहुंचेगी और आवाम के सामने तफसीलात भी रखेगी, क्योंकि ये खबरें और ये जो पूरा स्कैंडल है ये आवाम से जुड़ा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक, उसके बाद जिक्र होगा। हुकूमत फैसला नहीं कर पा रही है और फिर सितंबर में एक गैस क्राइसिस पैदा होने का खदशा सामने आ रहा है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। जुलाई में मुल्क में गैस और बिजली का बहरान आया और अब सितंबर में गैस और बिजली का एक और बहरान आने का खदशा पैदा हो रहा है। इस हुकूमत में सर्दियों में तो डिमांड बढ़ने और वक्त पर एलएनजी ना मंगवाने के बाइस 2018 और फिर 2020 में गैस के बहरान आ ही चुके हैं, मगर पहली दफा गर्मियों में भी जुलाई में गैस का बहरान आया और अब सितंबर में गर्मियों के दूसरे एलएनजी बहरान का खदशा पैदा हो रहा है। बार बार ऐसा हो रहा है कि हुकूमत वक्त पर फैसला नहीं कर पाती, जिसका खमियाजा मुल्क और कौम को अरबों रुपए के नुकसान की सूरत में अदा करना पड़ता है और मुल्क में बहरान अलग आता है। द न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक अगर हुकूमत ने 30 अगस्त तक 780 MMCFD की कैपेसिटी वाले नए FSRU को रखने के हवाले से फैसला ना किया तो 5 से 6 सितंबर के बाद मुल्क में गैस का बड़ा बहरान आ सकता है। खबर के मुताबिक एक सीनियर सरकारी ऑफिसर ने द न्यूज़ को बताया कि अगर नया FSRU वापस कर दिया गया तो सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग बढ़ेगी, क्योंकि 180 MMCFD की इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। खबर के मुताबिक हुकूमत मुआहदों के तहत 1200 MMCFD गैस मंगवा सकती है, लेकिन अगर हुकूमत दोनों टर्मिनल्स की इजाफी कैपेसिटी को इस्तेमाल कर लेती है तो 330 MMCFD इजाफी गैस दस्तियाब हो जाएगी और हुकूमत सर्दियों में गैस के बहरान की शिद्दत को कम करने में कामयाब हो जाएगी। खबर के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान सर्दियों में मुमकिन गैस बहरान की वजह से सियासी रद्दअमल से बचने के लिए चाहते हैं कि एलएनजी के दोनों टर्मिनल्स की इजाफी कैपेसिटी को इस्तेमाल किया जाए, मगर हुकूमती अहलकार नैब के खौफ की वजह से एंग्रो के टर्मिनल की इजाफी सलाहियत इस्तेमाल करने से हिचकिचा रहे हैं। इसलिए पेट्रोलियम डिवीजन ने अब नैब को खत लिखा है और नैब से एलएनजी के दोनों टर्मिनल्स की इजाफी सलाहियत इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी है, और अगर नैब ने बर्वक्त जवाब नहीं दिया तो हुकूमत एंग्रो टर्मिनल के नए FSRU को रख नहीं सकेगी। खबर के मुताबिक गैस कंपनियों के सीनियर हुकाम ने बताया कि अगर 780 MMCFD की कैपेसिटी वाले नए FSRU को नहीं रखा जाता तो एंग्रो का पुराना FSRU जो कतर में ड्राई डॉकिंग के लिए गया हुआ है वो 5 से 6 सितंबर को वापस आ जाएगा और नया FSRU वापस चला जाएगा और उसकी जगह 600 MMCFD की कम कैपेसिटी वाला पुराना FSRU आ जाएगा और FSRU की मुंतकली और पुराने FSRU को फाल करने में 3 दिन लग जाएंगे। इस दौरान मुल्क 680 MMCFD की गैस से महरूम हो जाएगा और इन 3 दिनों में हुकूमत के पास एक्सपोर्ट, नॉन एक्सपोर्ट, CNG, फर्टिलाइजर्स और मुल्क के कुछ इलाकों में गैस की फराहमी रोकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। खबर के मुताबिक एग्रो टर्मिनल कंपनी के जराये ने बताया है कि नए FSRU को रखने के हवाले से हुकूमत से बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है और इस हफ्ते मजीद बातचीत का इम्कान है। एग्रो के मुताबिक उन्होंने हुकूमत को कहा है कि अगर हुकूमत इजाफी 180 MMCFD इस्तेमाल करना चाहती है तो 30 अगस्त तक नए FSRU को रखने के हवाले से फैसला करे। यह बहुत अहम मामला है। हुकूमत एक बार फिर से फैसला करने में ताखीर कर रही है, जिसके नतीजे में बहरान पैदा हो सकता है और सर्दियों में सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। एंग्रो के सदर ने हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि SSGC हमसे कह रहा है कि आप अंडरटेकिंग दें कि पुराना FSRU वापस लेके आएंगे और बड़ा FSRU वापस जाएगा। ये फैसला कि पुराना FSRU वापस आएगा या नया FSRU रहेगा, ये प्राइमरीली गवर्नमेंट का है। SSGC हमसे कह रहा है कि हम एक अंडरटेकिंग दें कि जी आप पुराना FSRU वापस ले आएंगे। उनको डर है कि कहीं हम ये ना रख लें। मगर फिर 8 जुलाई को हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम ताबिश गौहर ने कहा कि अगर 150 MMCFD की इजाफी कैपेसिटी है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बड़े FSRU को वापस करें।
आप क्या समझते हैं फिर एंग्रो का जो बड़ा जहाज आया 780 MMCFD का, उसको रखा जाए, उसे वापस किया जाए जैसा कि उनसे अंडरटेकिंग मांगी है SSGC ने? इस वक्त जो एंग्रो का जहाज आया है वो वैसे तो 3 माह के बाद वापस चला जाएगा, क्योंकि जो पुराना जहाज है वो उसकी मरम्मत मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास 150 MMCFD की इजाफी कैपेसिटी मौजूद है आज के दिन पाकिस्तान में, तो कोई ज़रूरत नहीं कि उसको हम वापस करें। इसको सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार को कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल वी हैव टू डू इज के वो जो कैपेसिटी है उसको अवेलेबल करने दें, उसकी इजाज़त दे दें, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो उस टर्मिनल को इस्तेमाल करके जो LNG है वो इस्तेमाल कर ले और उसको मुस्तफीद हो सके उससे। मगर अब वजारत पेट्रोलियम फैसला नहीं कर पा रही है और इस सब में मुल्क के अरबों रुपए पहले ज़ाया हो चुके हैं, मजीद ज़ाया होने का खदशा है, बहरान अलग आने का खदशा है। और अब नैब जो 3 साल में अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ एक केस साबित नहीं कर सका है, वो खुद हुकूमत के लिए मसला बना हुआ है। हुकूमत बड़े बड़े फैसलों से पहले नैब के खौफ से उसकी मंजूरी की कोशिश करती है और वक्त ज़ाया करती है। इस हवाले से हमने नैब के तर्जुमान से मौक़िफ़ लेने के लिए रब्ता किया और पूछा कि क्या नैब को बड़ा FSRU रखने और टर्मिनल की इजाफी सलाहियत इस्तेमाल करने पर एतराज़ है। तो नैब के तर्जुमान ने जवाब दिया कि वजारत तवानाई अगर ऐसा करना चाहती है तो कानून के मुताबिक तमाम कानूनी और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद ऐसा कर सकती है। इसके बाद हमने नैब के तर्जुमान से पूछा कि क्या नैब का केस बड़ा FSRU रखने और टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी रखने में रुकावट है। तो इस पर नैब के तर्जुमान ने जवाब दिया कि नैब का केस अदालत में ज़ेर समाअत है, केस के मेरिट्स पर कोई तबसरा अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज हो सकता है। मगर फिर हमने उनसे पूछा कि इस मामले पर जवाब केस के मेरिट्स पर तबसरा नहीं होगा, बल्कि आपसे नैब पर लगने वाले इल्ज़ाम का जवाब दरकार है। क्या आप वजाहत के साथ इस बात की तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं कि नैब के केस ने हुकूमत को बड़ा FSRU इस्तेमाल करने से रोका हुआ है, जिसकी वजह से सर्दियों में गैस का बहरान आ सकता है। तो फिर नैब ने जवाब में पहले वाला ही जवाब दोबारा भेज दिया कि वजारत तवानाई अगर ऐसा करना चाहती है तो कानून के मुताबिक तमाम कानूनी और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद ऐसा कर सकती है। नैब इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और वजारत पेट्रोलियम नैब के डर से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। मगर इससे पहले जब जुलाई में वजारत पेट्रोलियम ने टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल न करने का इल्ज़ाम नैब पर लगाया तो हमने नैब को नैब ही के 2 खतूत भेज दिए, जिसमें उन्होंने SSG से टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल करने के हवाले से पूछा था। हमने इस पर उस वक्त नैब का मौक़िफ़ मालूम किया तो नैब के तर्जुमान ने बताया कि हमने सुई सदन गैस कंपनी को टर्मिनल की इजाफी सलाहियत इस्तेमाल करने से नहीं रोका है और ना ही टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी के हवाले से खत लिखा है। ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और हम मुशीर तवानाई के बयान को मुस्तरद कर चुके हैं। नैब ने LNG केस में रेफरेंस दायर किया हुआ है जो अदालत में ज़ेर समाअत है और जो खत नैब ने SSGC को भेजे उनमें नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर सिर्फ मालूमात तलब की थी और SSGC को इजाफी कैपेसिटी के इस्तेमाल के हवाले से नैब ने नहीं रोका है। इसी तरह हमारे प्रोग्राम में एक ग्रुप के सदर ने कहा कि अगर नैब का केस रुकावट होता तो काबीना और दीगर कमेटियां इसकी मंजूरी ना देती, यानी हुकूमत खुद फैसला नहीं कर पाती, फिर नैब से भी डरती है। नैब अपने डर का इनकार करता है मगर हुकूमत इसरार करती है और ये वो केसेस हैं जो बनाए मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ थे, उनके खिलाफ आज तक साबित नहीं हुए हैं। मगर हुकूमत खौफजदा है, खुद खौफजदा है, मगर इस सब का मुल्क को नुकसान हो रहा है। खुद PSO की हालिया प्रेस रिलीज से इसके हकाइक आपके सामने रख देते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हमने PSO की तरफ से सितंबर के महीने के लिए देर से टेंडर करने और फिर रिकॉर्ड महंगी बिड्स का मामला उठाया और बताया कि ये बिड्स कबूल की गई तो मुल्क को देर करने की वजह से 16.5 अरब रुपए का नुकसान होगा और बिड्स कबूल ना की तो फिर फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा होगी, अवाम का हर सूरत में नुकसान होगा और वो महंगी बिजली की कीमत अदा करेंगे। और फिर PSO ने एलामिया जारी किया, उसमें भी जून जुलाई में ड्राई डॉकिंग के मामले को गैर यकीनी रखने और फिर सितंबर के महीने में FSRU की रिप्लेसमेंट को गैर यकीनी रखने पर जिम्मेदारी डाल दी है। खुद PSO ने अपने एलामिया में लिखा है कि जून जुलाई में FSRU की बगैर प्लानिंग के ड्राई डॉकिंग और सितंबर में FSRU की रिप्लेसमेंट के हवाले से गैर यकीनी की वजह से अगर PSO जुलाई और सितंबर के लिए स्पॉट कार्गोज के ऑर्डर एडवांस में दे देता तो या तो कंपनी को सस्ते तवील मुद्दती मुआहदे के कार्गो छोड़ने पड़ते या फिर टेक और पे का जुर्माना अदा करना पड़ता। यानी PSO खुद जुलाई में और फिर सितंबर में बर वक्त फैसले ना करने, प्लानिंग ना करने और गैर यकीनी की सूरत हाल पर जिम्मेदारी डाल रहा है। एंग्रो के सदर हमारे प्रोग्राम में बता चुके हैं कि अगर तेजी से काम होता तो एंग्रो टर्मिनल की ड्राई डॉकिंग ईद की छुट्टियों में हो सकती थी। सुई सदन गैस कंपनी के साथ बहुत ज़्यादा खतो किताबत की गई। इस हवाले से हमारे पास 70 खतूत मौजूद हैं। हुकूमत ये कह रही है कि आप वक्त पर बताते हैं। जून की शदीद गर्मियों में जब इकोनॉमी उनका कहना है कि बेहतर हो रही थी, उन्हें तो साजिश लग रही है अपने खिलाफ कि साजिश की गई है, मैं वक्त पे नहीं बताया। बिल्कुल, मार्च 2021 में वो ऑन साइट इंस्पेक्शन करते हैं तो उन्होंने फैसला किया कि ये ड्राई डॉक अब जून 30 को होगा। हमने SSGC को मार्च 30 पे ये इन्फॉर्म कर दिया। उनके पास टाइम 30 मार्च को, जी बिल्कुल। ये ड्राई डॉक अगर हम तेज़ी से काम करते, दोनों इदारे, मैं किसी पे इल्ज़ाम इस तरह नहीं लगाना चाह रहा, तो ये ईद की छुट्टियों के दौरान भी हो सकता था। कहा कि ईद की छुट्टियों में होता
आपने ये प्रपोजल एसएसजीसी को दिया था या एसएसजीसी को जब आपने 30 मार्च को कम्युनिकेट किया तो और आपने जब वो जो कम्युनिकेशन थी उसमें आपने यही बताया कि 30 जून के बाद आगे हम नहीं जा सकते? बिल्कुल। तो एसएसजीसी ने क्या जवाब दिया कि जी उससे पहले कर लें, मई में कर लें, अप्रैल में कर लें? ये पॉसिबिलिटी आपके साथ एक्सप्लोर की गई या नहीं की गई? देखिए शाहजेब, इस वक्त इस चीज़ पे एक कमेटी बैठी हुई है। हमारे पास कुछ 70 लेटर हैं, 70 से ज़्यादा लेटर हैं कम्युनिकेशन के जो हमने एसएसजीसी के साथ करे हैं। हम पूरी तरीके से तैयार थे। फिर उसके बाद वफाकी वजीर और वफाकी काबीना की कमेटी बराए तवानाई के सरबराह सद उमर ने भी कहा कि ड्राई डॉकिंग के मामले में बर वक्त फैसला साजी नहीं हुई। कोई शक नहीं कि जो फैसला साजी जो लोग जिम्मेदार हैं उन्होंने नहीं की, बर वक्त फैसला साजी नहीं हुई। फिर 25 जून को वफाकी काबीना की कमेटी बराए तवानाई ने ड्राई डॉकिंग के मामले की तहकीकात के लिए वफाकी वजीर आजम सवाती की सरबराही में कमेटी भी बनाई, मगर तकरीबन 2 महीने होने के बावजूद भी अब तक इस कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इस हवाले से हमने वफाकी वजीर आजम सवाती से कल रब्ता किया और उनसे इंक्वायरी के स्टेटस के बारे में पूछा और कहा कि आप इंक्वायरी कमेटी की सरबराही कर रहे हैं, 2 महीने के बाद भी इस कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से कोई खबर सामने नहीं आई है, क्या आप हमें बताएंगे कि कब आप इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराएंगे? मगर आजम सवाती ने हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। हमने आज फिर उनसे रब्ता किया और दावत दी, मगर उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमने वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर को कल प्रोग्राम में बुलाया तो उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। आज प्रोग्राम में आने की दावत दी मगर उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया। फिर हमने उन्हें PSO की प्रेस रिलीज भेजकर पूछा कि FSRU के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ ही बता दीजिए, क्योंकि खुद PSO ने भी देर से टेंडर करने की जिम्मेदारी जुलाई और सितंबर में FSRU की तब्दीली के हवाले से पैदा होने वाली गैर यकीनी की सूरत हाल पर डाल दी है। तो उन्होंने हुकूमती इदारे ही के इस इल्ज़ाम पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी नहीं दिया। हुकूमत मौक़िफ़ दे ना दे मगर फैसला साजी में जल्दी करे ताकि एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा ना हो। बहरान जुलाई में अलग आया, सितंबर में लगाने का खदशा है और ख़ुद PSO कह रहा है कि जो जुलाई में गैर यकीनी की सूरत हाल थी और सितंबर में थी उसकी वजह से हमने वक्त पर टेंडर नहीं किए, जिसकी वजह से अरबों रुपए का नुकसान स्पॉट टेंडर्स में मुल्क का अलग हो रहा है। ये सारे के सारे हक़ाइक़ इस वक्त हम बार बार सामने रख रहे हैं और हुकूमत बार बार गलतियाँ दोहरा रही है। वज़ीर आज़म इंक्वायरी के लिए कमेटी बनाते हैं या फिर काबीना की कमेटी बनाती है मगर फिर उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आती है। रिपोर्ट सामने आती है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। इरा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।